अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसके अंदर वो बताया हुआ है कि एक डॉक्टर का मतलब फिजिशियन का क्या रोल होता है डायग्नोसिस के अंदर और रेफ़र करने में मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट के पास। मतलब कि सादी बात में कि फिजिशियन को क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए या डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि उसने पीटी के पास इसको रेफ़र कर रहे हैं। वो कहता है इस चैप्टर में कि आपको पता है कि फिजिशियन और पीटी का रोल बहुत आपस में इनका ताल्लुक होना अच्छा बहुत मैटर करता है, ठीक है। और डॉक्टर्स को ये चैप्टर गाइड करता है कि कौन किसको रेफ़र करा जाए और किसको ना रेफ़र करा जाए, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि आपने नहीं रेफ़र करना, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले ये आ जाता है कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर नॉट इन्वॉल्विंग द वर्टिब्रे, ठीक है। इसमें कौन से ऐसे डिसऑर्डर आ जाते हैं जो स्पाइनल पेन तो कराते हैं पर वर्टिब्रे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी सीरियस डिसीज़ेज़ हैं जिसके अंदर आप मैनिपुलेशन वगैरह नहीं कर सकते। कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो स्पाइन को स्टिमुलेट तो कर देंगे पर मेन जो आपकी डिज़ीज़ कॉज होगी ना वो स्पाइन की नहीं होगी। जैसे अगर हम सर्वाइकल एरिया की बात कर लेते हैं ना, तो मैलिग्नेंट लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड का कैंसर आ गया। पैन कॉस ट्यूमर मतलब कि ट्यूमर कहीं और पे और सिम्टम्स नेक में आ रहे हैं। वर्टिब्रल आर्टरी सिंड्रोम मतलब दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इशू है। सबएराक्नॉइड हेमरेज के ब्रेन में हेमरेज है। फिर क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ उसके सिम्टम्स भी आपके आ सकते हैं, मतलब हार्ट के आर्टरीज की डिजीज़ है तो यहाँ पे प्रेशर पड़ सकता है, सर्वाइकल पेन आ सकती है। पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका के पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका वो डिजीज़ होती है जहाँ हर जॉइंट में पेन आ रही होती है। फिर थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के लंग का कार्सिनोमा है, लंग की कोई डिजीज़ है। फिर से करोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वहाँ पे भी साइन देती है। एयोटिक एन्यूरिज्म है कि एयोटा का एन्यूरिज्म बना हुआ है, ये एयोटिक स्वेलिंग वगैरह है। फिर मैसिव कार्डिक इलाजमेंट है कि आपका दिल बढ़ा हुआ है। हाईएटस हर्निया है मतलब कि ऊपर की तरफ हर्निया है, हाईएटस हर्निया है डायफ्राम वगैरह के अंदर। फिर गॉल ब्लैडर का कोई इशू है, गॉल ब्लैडर की कोई डिजीज़ है। फिर हर्पीज जोस्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद लंबर आ जाता है, लंबर नीचे वाला एरिया आ जाता है, ये हिप डिप्स आ गए, ठीक है। इसके अंदर पेप्टिक अल्सर आ गया, पेप पेप्टिक अल्सर आ गया। फिर कोई किडनी डिजीज़ हैं। फिर पेंक्रियास का कोई कैंसर है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अयोटा और इलियक आर्टरीज की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर आपके कॉलन रेक्टम वगैरह का कोई कैंसर है। फिर पेल्विक कार्सिनोमा है कि आपके पेल्विस में कोई कैंसर है। फिर आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्रस की डिजीज़ है, इसमें लाइनिंग थिक हो जाती है। प्रेगनेंसी है। डिसएमिनेटेड सेक्लेरोसिस है। स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर है। कोई हिप की डिजीज़ है और एक टांग छोटी है। वही आगे बताया हुआ है कि कौन कौन सी ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम लोगों ने डिसऑर्डर जो है वो कोई सिमुलेट कर सकते हैं पेन को। जैसे अच्छा अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जिसमें हम लोगों ने नहीं रेफ़र करना होता। जैसे प्रेगनेंसी में, कॉर्डाइक वाइना सिंड्रोम में, वर्टिबल करेटिक वर्टिबल करोटिड आर्टरी के इशू में, वर्टिबल कोई डिजीज़ है, स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर नर्व रूट की कोई पेन है। फिर नर्व रूट पेन में मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते। फिर नर्व रूट पेन में हम ट्रैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, वर्टिबल कॉजेज़ ऑफ पेन है कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं वर्टिब्रल में जिसमें पेन आ सकती है, जिसकी वजह से पेन आ सकती है। डेवलपमेंटल मेशो स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है, स्कोलियोसिस है, हाइपर मोबिलिटी है, वेरियस डिसऑर्डर आ जाते हैं। जीन डीजनरेटिव के डिस्क डीजनरेट कर चुकी है, कंप्रेस कर चुकी है, नर्व रूट उसमें कंप्रेस कर चुका है। फिर कॉर्डा इक्वाइना है मतलब एंड से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस करी है। ऑस्टियोआर्थरोसिस है जिसमें एपोफिजियल जॉइंट ख़राब है, इंस्टेबिलिटी है, हाइपरस्टिनोसिस है। फिर ट्रॉमा है, फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, सब लग्जेशन, लिगामेंटस लैक्सिटी है। फिर अननोन में पेजेड डिजीज़ आ जाती है, मेटाबॉलिक में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमिलिशिया आ सकता है। फिर इन्फेक्शंस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, टीबी, इकोलाई, ब्रुसेला। फिर ट्यूमर है, सेकेंडरी माइलोमाटोसिस है, मसल का है। फिर इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैटिस, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर ए रीटर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉन्स, सोराइसिस, ठीक है। फिर आपके पास इंटरमिटेंट ट्रैक्शन देख सकते हैं, लंबर में ट्रैक्शन दे सकते हैं शाटिका के केस में। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं होते, बस टाइमली रिलीफ होता है।
अगर इम्पेंडिंग नर्व रूट कंप्रेशन हो गया तो यंग बंदे में एक्यूट पेन आ गया तो लेटर वो शाटिका बन जाती है, तो आपने इसलिए आपने कंप्रेशन नहीं देनी होती। फॉर एग्जांपल आपके पास 15 to 35 बंदे का एक्यूट लंबर पेन या सर्वाइकल पेन का आ गया है और उसके अंदर थोड़ी सी जो यंग पेशेंट है ना उसके अंदर डिस्क प्रोट्रूजन ज़्यादा होती है, इसलिए आपने क्या करना है कि आपने उसको ज़्यादा मैनिपुलेट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि नियर फ्यूचर में वो कंप्रेशन की वजह से शाटिका डेवलप हो सकता है। ठीक है, पोस्चर वगैरह का ख्याल रखना है, उसके अंदर पे मतलब डेली एक्टिविटीज़ में कुछ फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, कोई डिप्रेशन वगैरह एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो उस बंदे को भी आपने जो है ना एंटी डिप्रेसिव ड्रग का ट्रीटमेंट वगैरह दे देना है और क्रॉनिक एंग्जाइटी वगैरह को ट्रीट कर देनी है। अल्सर वगैरह की पेन आ सकती है तो इन पेशेंट को आपने मैनिपुलेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। बस यही है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे ना मैंने शॉर्ट बुक में बस इसको थोड़ा सा वो करके लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट करके ना